मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने एडीओ की क्लास प्रारंभ की है उसमें हम ग्रामीण विकास वाला चैप्टर कर रहे हैं। उस ग्रामीण विकास में आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पूरा बेस हमने पढ़ लिया था कि उस योजना का लक्ष्य क्या, उस योजना की विशेषता क्या, उसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह क्या है, इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निगरानी कौन करेगा और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रशिक्षण देने के लिए योजना लाई गई है वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसी का एक्सटेंडेड रूप क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो आज की क्लास में हम ये भी देखने वाले हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच में अंतर क्या है, ये भी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास से भी हमारे पेपर में 2017 और उसके पहले 2012 के पेपर में भी 1 से 2 क्वेश्चन तो पिछले साल ही इसी वीडियो से आए थे जो आज हम कवर करने वाले हैं। और 2012 में भी इस क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप अभी तक तीसरी क्लास यहां पर आ गई है, आपको समझ आ गया होगा कि जो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके अपने पेपर के जो है क्वेश्चन भी बना के देखिए, आपसे कौन जो भी हमने टॉपिक कवर कर लिया है आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब आपको समझ आएगा कि इस क्लास को लाने के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी चीजें खोजनी पड़ती है। आप खुद इस टॉपिक को नेट में सर्च करके देखिए आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और आपको जो कंटेंट मिल रहा है उससे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि ना, आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि इस कंटेंट के पीछे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। जहां हमने कल की क्लास खत्म की थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कार्यान्वयन एजेंसी में खत्म की थी, आज हम उसी के आगे बढ़ाते हैं और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम लक्ष्य समूह को देखते हैं, यानी यहां पर किस चीज को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी यहाँ पर टारगेट कौन होगा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार, वही टारगेट परिवार होगा। तो यहाँ पे लक्ष्य समूह कौन है, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार हैं, वो इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है। लेकिन यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत कुछ आरक्षण भी दिया गया है, या आरक्षण आप बोल लीजिए, या इतने % लोगों को रोजगार मिलना ही चाहिए, वो ऐसा बताया गया। तो वो कौन कौन सा है, स्वरोजगारियों में 50% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। यानी एक वित्तीय वर्ष में जितने लोगों को रोजगार मिलेगा पूरे देश में, और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में भी ये जो होने चाहिए उसमें 50% जितने भी लोगों को भी रोजगार मिलेगा उसका 50% SC व ST होने चाहिए, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग मिलाकर 50% होने ही चाहिए। 40% महिला होनी चाहिए। अब देखिए 40% महिला होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि SC ST से अलग 40% महिला होना चाहिए। कुछ महिला SC ST भी तो होंगी, तो उनको जो है महिला और SC ST दोनों में ही काउंट कर लिया जाएगा। क्लियर है। अगला है 15% अल्पसंख्यक होने चाहिए। तो अल्पसंख्यक जैसे कि सिख हो गए, मुसलमान हो गए, ठीक है, मोमडन, तो वो सब भी जो है अल्पसंख्यक, तो उनको भी जो है इस योजना के अंतर्गत 15% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो अब आप देखिए कई सिख लोग SC भी होते हैं, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक में भी आएंगे, वो SC में भी आएंगे। ओवरऑल ऐसा नहीं कि इनको गिन के 100% आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक टारगेट है कि 50% अनुसूचित जाति व जनजाति के होने चाहिए, 40% महिलाएं होनी चाहिए, अल्पसंख्यक 15% होने चाहिए, और दिव्यांग या विकलांग जो है वो 3% होने चाहिए। तो हो सकता है कि कोई विकलांग जो हो वो अल्पसंख्यक में आ रहा हो, या कोई विकलांग SC ST में आ रहा हो। तो ये एक प्रकार से ये एक फॉर्मूला बताया गया कि इतना लोग होने ही चाहिए जिनको आपको रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराना ही है। क्लियर है। तो ये टारगेटेड एरिया है जिसको हमको यहाँ पर रोजगार देना चाहिए। तो इसका ऐसा नहीं कि आप इसको टोटल गिनेंगे तो देखिए तो 100 पार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई विकलांग हो वह SC ST में भी आ रहा हो सकता है कोई अल्पसंख्यक की SC में आ रहा हो या ST में आ रहा हो सकता है कि कोई महिला जो है SC ST में आ रहा हो, या हो सकता है कोई महिला ही दिव्यांग हो, ये भी हो सकता है। तो ये एक
परसेंटेज आपको ये याद रखना है कि पेपर में पूछा जा सकता है, आपको मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ पूछ सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपका आंसर है 50%। क्लियर है। वैसे ही महिला पूछेगा तो 40%, अल्पसंख्यक पूछेगा तो 15% और विकलांग या दिव्यांग पूछेगा तो 3%, ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निगरानी कैसे रखेंगे, यानी पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी। तो सबसे पहले केंद्र स्तर पर एक होगी केंद्र स्तरीय समन्वय समिति। क्लियर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए केंद्र स्तर पर एक केंद्र स्तरीय समन्वय समिति बनाई जाएगी। इस समन्वय समिति में कौन कौन शामिल होगा, राज्य सरकार और साथ ही साथ जो विभिन्न बैंक हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। क्लियर है। केंद्र स्तरीय समन्वय समिति जो बनेगी उसमें हर राज्य के कुछ ना कुछ जो व्यक्ति हैं वो शामिल होंगे, यानी ये राज्य सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा वहां पर इस समन्वय समिति में शामिल होने के लिए। तो हर राज्य के व्यक्ति जाएंगे या प्रतिनिधि जाएंगे यहाँ समन्वय समिति में, और जो है बैंकों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहेंगे। क्लियर है। तो केंद्र स्तरीय समन्वय समिति जो है ये मेन जो है इस पूरे प्रक्रिया को निगरानी रखने की ये मेन एजेंसी आप ये बोल सकते हो, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए निगरानी करने की सबसे बड़ी जो संस्था है वो यह समिति है, वो यही है केंद्र स्तरीय समन्वय समिति। अगर राज्य स्तर की बात करें, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि इनकी मीटिंग 1 माह में एक बार होनी चाहिए, 2 माह में एक बार होनी चाहिए, 3 माह में, ऐसा फिक्स नहीं है इनके लिए। राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति बनाई जाती है राज्य स्तर पर, और इस राज्य स्तर की जो है तिमाही बैठक होनी चाहिए, यानी 3 माह में एक बार बैठक होगी, जिसमें 3 माह में इस योजना के अंतर्गत जो भी काम है उसकी उनका लेखा जो है इनके पास आएगा, ये उसकी निगरानी करेंगे ग्राउंड स्तर पर भी, लेखा स्तर पर भी, कि जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था मिला है कि नहीं, ये योजना जो बनाई गई थी उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए प्रत्येक 3 माह में इनकी एक मीटिंग होती है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समिति बनाई जाती है, जिसके प्रमुख होते हैं जिले के कलेक्टर या जिला कार्यकारी अधिकारी भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जिला जो समिति बनती है यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समिति, उसका प्रमुख कलेक्टर होता है या उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बोला जा सकता है। इनकी मीटिंग प्रत्येक माह में एक बार होगी। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हर माह में जो काम होगा उसकी निगरानी करने के लिए जिला स्तर की समिति होती है। इनकी तिमाही मीटिंग होती है, इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। चौथा है ब्लॉक स्तर की समिति। ब्लॉक स्तर पर भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समिति बनती है, जिनकी बैठक प्रत्येक माह में एक बार होती है, यानी हर माह इनकी बैठक भी होती है, हर माह जिला स्तर की बैठक भी होती है। यहाँ पे इनकी 3 महीने में एक बार होती है, इनका कोई फिक्स नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि 4 स्तर की यहाँ पर निगरानी हो रही है इस योजना के क्रियान्वयन की। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर उसके बाद जो होता है आपका प्रमुख रूप से आता है केंद्र स्तर। तो 4 स्तर की यहाँ पर निगरानी हो रही है, आपको ये याद रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने स्तरीय निगरानी समितियां होती है, तो 4 स्तरीय निगरानी समितियां होती है, केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक। क्लियर। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस योजना के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो वो स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण किसके तहत दिया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की जिसको बोला गया ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, जिसको कि RSETI बोला गया, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान। याद रखना है पिछले बार जो एडीओ का पेपर हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन बना भी है। क्लियर है। तो ये जो आपको नाम से स्पष्ट है ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी यहाँ पर ऐसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जो ग्रामीण स्तर पर बीपीएल के नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और वो जो यहाँ पर शामिल लोग रहेंगे उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी उनको विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत उनको स्वरोजगार दिया जाएगा, अलग अलग कार्यों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद वो अपना काम चालू कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान RSETI, जिसको बोला गया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनको जो है इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का,
देश में ग्रामीण निर्धनों के कौशल विकास प्रशिक्षण की भारी जरूरतों को देखते हुए इसको लाया गया। यानी जब इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू की गई तो देखा गया कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको काफी ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है, ताकि जो उनके समूह भी बन रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से भी काम कर रहे हैं, उनको जो है अपने कार्य में उतना वहां पर आप बोल दे उनकी पॉलिसिंग नहीं है कि वो अपने काम को बेहतर कर पाए। तो यहाँ पर वो अपने काम को बेहतर कर पाए और आगे चलकर रोजगार पा सके, इसके लिए यहाँ पर उनको प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। और ये पूरी योजना जो है वो भारत सरकार की योजना है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा पूरी पोषित योजना है। इसका प्रारंभ हुआ है वर्ष 2008-9 में। क्लियर है? तो आरसेटी योजना या इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई है वो हुई है वर्ष 2008-9 में। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि भारत के जितने भी जिले हैं सब जगह इसको चालू किया जाए। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अविभाजित जब मतलब आप बोलिए जब छत्तीसगढ़ आया तो उसके अविभाजित 18 जिले, क्योंकि 18 जिले फिर बाद में जिलों की संख्या बढ़ती गई, तो 18 जिले जो थे अविभाजित 18 जिले, वहां से इस योजना को चालू किया गया। और आज जो है ये छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये योजना चल रही है। आप 28 गिनती गिन सकते हैं। अगर आप देखेंगे अगर इकोनॉमिक सर्वे तो वहां पे लिखा है अविभाजित 18 जिले लिखा है। आप इसको वर्तमान में देखेंगे तो पूरे जिले में लागू है 28 जिले। उसके बाद जो नए नए जिले बने हैं अभी वहां प्रोसेस चल रहा है तो उसको गिनती में नहीं लीजिएगा। तो वर्तमान में 28 जिले में ये चालू है। धीरे धीरे सभी जिलों में जो नए नए बन के टूट रहे हैं वो सब जिलों में ये प्रारंभ हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अविभाजित 18 जिले लिखा है। अगर ऑप्शन में अविभाजित 18 जिले है तो वो लेना है, अगर 28 जिले आ रहा है तो 28 जिले लेना है। पिछले साल जब एडीओ हुआ था 2017 में, उस समय जिलों की संख्या 27 थी। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आरसेटी यानी जो ये संस्थान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कितने जिलों में है? तो उस समय 27 जिले थे, तो पूरे 27 जिले उसका आंसर था। क्लियर है? तो आपके पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से इसका आंसर लेना है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन कौन करेगा। अब इनको जो पहली बात तो इनको प्रशिक्षण कौन देगा, तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर भारत सरकार ने टाई अप किया बैंकों के साथ। तो हर जिले में एक लीड बैंक होता है, यानी वो बैंक जिले का प्रतिनिधित्व करता है। हर जिले में एक लीड बैंक होता है। तो वो लीड बैंक जो है यहाँ पर विभिन्न जो बाकी बैंक है जैसे कि हमारे एसबीआई बैंक है, देना बैंक है, ये सब के साथ टाई अप करेगा और इनको प्रशिक्षण देने का काम कौन करेंगे? बैंक करवाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत, वो योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कौन दिलवाएगा? बैंक दिलवाएगा। और बैंक को पैसा कौन देगा? यानी उनको प्रशिक्षण देने का पैसा कौन देगा बैंकों को? भारत सरकार। क्लियर है? प्रशिक्षण दिलवाने का काम भारत सरकार ने टाई अप किया है किससे? लीड बैंक से। और लीड बैंक जो है अपने क्षेत्र में अन्य बैंकों के साथ मिलकर यहाँ पे प्रशिक्षण देगा, जो स्वरोजगारी है उनको प्रशिक्षण देगा। और इसके लिए पूरे पैसों का वहन कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। तो यहाँ पर जितने भी काम है उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। आपसे नहीं पूछा जाएगा वर्ग 1 में क्या, वर्ग 2 में क्या, वर्ग 3, बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक याद रखना है कि वर्ग 1 के आपसे ये पूछा जाएगा वर्ग 1 के काम करने के लिए कितना पैसा दिया जाता है। तो अगर वर्ग 1 के अंतर्गत कोई काम आता है तो उसमें अगर कोई बैंक प्रशिक्षण दे रहा है किसी व्यक्ति को तो उसको 42.40 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही मिलेगा। यानी आप बोल सकते हैं लगभग 42 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही उसको मिलता है। तो यहाँ पर मिनिमम ट्रेनिंग होती है 200 घंटे की, याद रखिएगा। मिनिमम ट्रेनिंग 200 घंटे की होती है। तो आप 200 × 42 करके देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे कितना पैसा गवर्नमेंट देती है इन बैंकों को। क्लियर है? तो वर्ग 1 के काम में 42.40 प्रति घंटा प्रति हितग्राही मिलता है। वर्ग 2 के काम के लिए 36.50 रुपए पर घंटा प्रति हितग्राही मिलता है। वर्ग 3 के काम के लिए 30 रुपए 20 पैसा प्रति घंटा प्रति हितग्राही मिलता है। और न्यूनतम कितना प्रति घंटा का न्यूनतम कितना प्रशिक्षण दिया जाना है? 200 घंटे का। याद रखिएगा, ये डेटा पूछ सकता है कि आरसेटी योजना के अंतर्गत किसी हितग्राही को न्यूनतम कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है? वो है 200 घंटे का। क्लियर है? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में
छत्तीसगढ़ की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य रखा गया था कि 12,120, ये सितंबर तक का डेटा है, सितंबर 2021 तक का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि इस RCEP योजना के अंतर्गत 12,120 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा वर्ष 2020-21 में सितंबर तक। ये मतलब ओवरऑल वर्ष 2021-22 में लक्ष्य रखा गया था कि एक वित्तीय वर्ष में 12,120 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन सितंबर 2021 तक 3,492 लोगों को ही प्रशिक्षण दिया गया है अभी तक। क्लियर है? यानी यहां पर बोला गया था कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि 12,120 लोगों को रोजगार, मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सितंबर 2021 तक 3,492 लोगों को ही प्रशिक्षण दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें, जब से ये योजना चालू हुई है 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लगभग 1,03,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब यहाँ पर आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूरी लगभग कंप्लीट होती है। एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जो आपके पेपर में आए और हम नहीं पढ़ाए हों। पूरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पूरा निचोड़ दिया गया है। इससे बाहर आपसे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसको पूरा रट डालें, पिछले बार के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख ले, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक्सटेंडेड रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो अब हम ये देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या अंतर किया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चालू हुआ। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि अंतर क्या आया है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरा पढ़ेंगे कि कब से चालू हुआ, लक्ष्य क्या है, और इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपके पेपर की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रामीण विकास में भी है, आजीविका वाले पार्ट में भी है, और कम से कम आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आएगा ही। आप पिछले बार का भी पेपर निकाल के देख लीजिए, और उसको हम इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जो भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सब बनेगा। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच में अंतर क्या है, और पिछले बार का एक क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है पेपर में। क्लियर है? तो पहला अंतर यह है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ही NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? तो पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसको मिशन मोड में लागू किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मेन अंतर दोनों में क्या है। पहला, प्रत्येक बीपीएल परिवार को स्व सहायता समूह तंत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूहों के निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक एकजुटता लाना। अब देखें यहाँ पर जो है स्व सहायता समूह तो बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जोर दिया गया कि स्व सहायता समूह, देखिए मैंने आपको जब कल की क्लास में बताया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर 10 कामों का चयन कर रहे हैं कि ये हमारे ब्लॉक में ये काम हो सकता है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर कौन कौन से लोग इस तरीके के काम करने चाह रहे हैं। तो वो लोग आपस में जानते भी ना हो तो उनको इकट्ठा करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया जा रहा था। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था कि जिनकी रुचि एक टाइप की उनको एक ग्रुप में डाल दिए, लेकिन अब एक ग्रुप में तो डाल दिए, क्या वो एक दूसरे से सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलजुल है क्या? उनका नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही परिवर्तन लाया गया कि अब उन लोगों के बीच जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं उनके मध्य सामाजिक एकजुटता लाना, यानी वो एक दूसरे को अच्छे से जाने, एक दूसरे को पहचाने, तभी तो वो एक दूसरे के काम आ सकेंगे। तो सामाजिक एकजुटता लाना, इसका सबसे इसलिए क्या किया गया, समय समय पर मनोरंजन के लिए कुछ कुछ व्यवस्था करवाई जा रही है, समय समय पर उनके मध्य भोज का आयोजन करवाया जा रहा है, ताकि वो सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिले जुले, तभी तो वो एक दूसरे के साथ पहचानेंगे, तो आपस में दोस्ती होगी, तब तो बेहतर काम कर सकेंगे, अपनी बात कुछ गलती हो रही होगी बता सकेंगे कि हमको ऐसा सुधार करना है। तो इसी के लिए सामाजिक एकजुटता लाना ये योजना में मेन परिवर्तन किया गया, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिसिंग था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ये अंतर लाया गया।
सेकंड, स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना ग्राम व ब्लॉक स्तर पर। स्व सहायता समूह परिसंघों का मतलब ये है, अब हमारे ब्लॉक स्तर में कई सारे स्व सहायता समूह बन जा रहे हैं। अब स्व सहायता समूहों की भी तो अपनी अपनी मांग होती है, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मजदूर काम करते हैं, लेकिन मजदूरों का भी तो एक यूनियन बनता है जो मजदूरों की मांगों को ऊपर तक पहुंचाता है। वैसे ही स्व सहायता समूह तो बहुत सारे हो गए एक ब्लॉक में, लेकिन उस स्व सहायता समूह के अंतर्गत उनका एक परिसंघ बनाया जाएगा जिसमें हर स्व सहायता समूह के कुछ व्यक्ति मेन लीडर शामिल होंगे, ताकि स्व सहायता समूह की जो भी मांग होगी वो ऊपर तक पहुंचा सके। तो यही बोला गया, स्व सहायता परिसंघों की स्थापना की जा रही है यहाँ पर, ताकि ग्राम और ब्लॉक स्तर पर, ताकि स्व सहायता समूह की जो भी मांग हो, जो भी परेशानी हो, जो उनको इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ रही हो, वो ऊपर तक बता सके कि हमको ये परेशानी आ रही, तभी तो उनको दूर किया जाएगा। तो स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना की जा रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। तीसरा, संसाधन व कौशल के आधार पर गरीबी उपशमन की कार्य योजना बनाने में राज्यों को छूट। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनी थी, तो उसमें पूरा जो था योजना का पूरी पावर जो थी वो केंद्र के पास थी। भले ही वित्त पोषण केंद्र और राज्य के मध्य 75-25 का रेशियो था, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 90-10 का रेशियो था, भले ही पैसों का बंटवारा था, लेकिन योजना बनाने का काम किसका था? केंद्र सरकार का था। तो यहां पर उसको चेंज किया गया, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग प्राकृतिक संसाधन होते हैं, हर क्षेत्र के लोगों का कौशल अलग हो सकता है। तो यहाँ पर राज्यों को छूट दी गई कि आप अपने राज्य में देखिए कि वहां पर कैसे कैसे आप बोल सकते हैं कि वहां पर कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, कौन कौन सी वहां पे योजनाएं बन सकती। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूर्ण रूप से राज्यों को छूट दी गई, जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में राज्यों के पास छूट जो थी वो बहुत कम थी, वो थोड़ा बहुत ही हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर राज्यों को छूट दी गई। इसलिए आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान बोलते हैं, हर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अलग अलग तरीके से चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है राज्यों को छूट दी गई संसाधन व कौशल के आधार पर अपने क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उसके ऊपर लाने के प्रयास के लिए। अगला जो ये पेपर में यही पॉइंट आया था एडीओ में 2017 में, आवंटन के स्थान पर मांग आधारित कार्यनीति। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या कर रहे थे कि हर ब्लॉक में देख रहे थे कि वहां पर कौन कौन से काम हो सकते हैं। ठीक है, 10 कामों का चयन किया जा रहा था, फिर उसको जो है चयन करके उसको ऊपर स्तर में भेजा जा रहा था कि हमारे ब्लॉक में ये काम होगा। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ये छूट दी गई कि ऐसा नहीं कि उस ब्लॉक में यही 10 काम हो रहे हैं तो 10 कामों का चयन करो, ऐसे नहीं, लोगों की रुचि किसमें है मेन उस पर फोकस किया गया। यहां पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 10 काम का आवंटन कर दिया जाता था, फिर ये देखते थे कि वहां पर रुचि कौन किसकी किसकी। अब ये भी तो हो सकता है वहां पर कि जो 10 काम तैयार किए गए उस ब्लॉक में रहने वाला किसी व्यक्ति को उस 10 काम में से किसी में रुचि ना हो, तो वो कैसे रोजगार प्राप्त करेगा। तो यहां पर ये चेंज किया गया कि आवंटन के स्थान पर मांग आधारित कार्यनीति, यानी यहां पर आवंटित नहीं कर रहे हैं, यहां पर लोगों का, सभी लोगों का जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनकी रुचि देख रहे हैं, चाहे वो उस क्षेत्र में वहां पर वो चीज हो रही हो या ना हो रही हो। अगर उसकी रुचि किस कार्य में है तो उसको जो है उसकी मांग के आधार पर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हम देख रहे थे कि 10 चीजों का 10 काम का सिलेक्शन होता था ब्लॉक के अंदर और उसी में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उन 10 काम में जिसको जिसको रुचि थी उसको प्रशिक्षण मिल रहा था और जिसको रुचि नहीं थी वो नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पर जो है मांग के आधार पर कि अगर किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण उसको कपड़े के क्षेत्र में चाहिए तो कपड़े के क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण मिल रहा है, उसको जो है वनोपज से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसमें मिल रहा है प्रशिक्षण, टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल मिल रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आवंटन के स्थान पर मांग आधारित कार्यनीति लाई गई, जो मेन पॉइंट है और पिछले साल के एडीओ में आया भी था। तो यहाँ पर आवंटन के स्थान पर किसको सपोर्ट किया गया? मांग आधारित कार्यनीति पर। अगला देखते हैं आर्थिक सहायता का पैकेज, वहां पर भी दे रहे थे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, यहां भी दे रहे हैं, बस राशि का चेंज हो जाएगा। तो आर्थिक सहायता का पैकेज आपको परिक्रामी निधि यानी चक्री निधि भी मिलेगी, पूंजीगत सब्सिडी भी मिलेगी और ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी, वहां भी मिल रहा था, बस राशि का हेरफेर होगा। अगला है तालमेल।
तालमेल यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण मंत्रालय की योजना है, तो ग्रामीण मंत्रालय के अलावा गांव में तो और मंत्रालय की भी योजना चलती है, तो उन योजनाओं में तालमेल बैठाने के लिए भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है। अगला, जोखिम प्रबंधन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पिछले बार के क्वेश्चन में जब आया था एक क्वेश्चन, तो उसमें ये पॉइंट भी दिया था, उसमें ए बी सी था और डी था, उपरोक्त में से सभी वही आंसर था। तो जोखिम प्रबंधन भी है, क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जोखिम प्रबंधन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लोग प्रशिक्षण करके काम करने जाते हैं, और वो जो है वो क्षेत्र थोड़े से खतरनाक होते हैं वहां पर काम करना, ठीक है, उनके जीवन के ऊपर वहां पर कोई भी क्षति आ सकती है, या कुछ संपत्ति ऐसी होती वहां पर काम करने के दौरान संपत्ति जो है वो भी नुकसान हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन व्यक्तियों का भी और साथ साथ उन संपत्तियों का भी बीमा किया जाता है, ताकि अगर कुछ नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। तो क्लियर है, तो जोखिम प्रबंधन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, और पिछले बार ये पेपर में भी आया था, आपको ध्यान रखना है। अगला है निगरानी। तो निगरानी तो हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी देखें, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, उसको ऑनलाइन डाल दिया जाता है। आप देख लीजिए कितने क्या क्या रोज प्रगति हो रही काम की, वो भी देख सकते हैं, और समय समय पर सामाजिक अंकेक्षण भी हो रहा है। तो सामाजिक अंकेक्षण यानी आसपास के जो लोग हैं उस क्षेत्र में वही जाकर उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। तो ये अंतर है मेन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निगरानी में, जहां पर डाटाबेस भी तैयार हो रहा है, उसको ऑनलाइन डाला जा रहा है, आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, और सामाजिक अंकेक्षण भी उसका करवाया जा रहा है। तो ये मेन अंतर जो मैंने आपको बताई, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लीजिए कि कहाँ आपको किसी भी नेट में भी आप खोज लीजिए, आपको कहीं मिल रहा है तो आप बताइएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन जो ये मैंने पॉइंट बताया है यही पेपर में आते हैं, आपको याद रखना है। जो इसका चौथा पॉइंट है, ये 2017 एडीओ का क्वेश्चन है, तो यहां से जो है आपको ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जोखिम प्रबंधन एक पॉइंट था कि निम्न में से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की क्या विशेषता है, तो उसमें जोखिम प्रबंधन भी ऑप्शन में था। ये आपका आरसेटी जो योजना बताई, इससे भी पिछले साल के पेपर में एक क्वेश्चन था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मैं आपको वादा करता हूं इतना बेहतरीन वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और उस चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। और तो ये पार्ट हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, तो आप यहां पर सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई चीज आपको अच्छी प्रोवाइड करा रहा हूं तो आपको भी उतना ही सपोर्ट देना है। आप जितना अच्छा सपोर्ट देंगे मैं उससे ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट यहां पर उपलब्ध कराऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।